अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक नौजवान की ज़िंदगी पर बीती इबरतनाक और सच्ची कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। रोशनियों में नहाया, फूलों और खुशबुओं से महका ये जहां पैगाम दे रहा था एक नई खुशियों भरे साल का। ऐसा साल जिसमें उम्मीदों के रोशन दिए अंधेरी राहों में उजाला फैला देंगे, मुरझाए चेहरे फिर से खिल उठेंगे। मगर मेरे लिए तो ये साल अब बेमायनी है। ना इसमें मेरे लिए कोई खुशी होगी और ना ही कामरानी। मेरे लिए तो ताहयात अब हर आने वाला साल एक जैसा रहेगा, अंधेरों से भरा। और उन अंधेरों का शिकवा किसी इंसान से तो मैं कर ही नहीं सकता, ना ही अपने वालिदैन से और ना ही किसी अजीज़ और दोस्त से, क्योंकि अंधेरे तो खुद मैंने अपने हाथों से अपनी तकदीर में लिख लिए हैं। 2 साल पहले मैं भी इंसान था, लेकिन मैंने अब खुद को और अपने नसीब को पत्थर बना लिया है। ऐसा पत्थर जो ज़माने की ठोकरों पर है। मेरा किस्सा सुनिए, इबरत का सामान है हर उस नौजवान के लिए जो नए साल की आमद पर जोश के मारे पागल हुआ जा रहा है। न्यू ईयर नाइट जूं जूं करीब आती जा रही है, हर नौजवान के दिलो दिमाग पर दीवानगी सी सवार होती जा रही है कि नया साल यूं मनाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि ये यादगार बन जाए। मेरा ताल्लुक एक मतवसत घराने से था, जहां हर ज़रूरत के लिए तरसना पड़ता था, एड़ियाँ रगड़नी पड़ती थीं, फिर कहीं जाकर अनथक मुशक्क़त के बाद वो ज़रूरत पूरी हुआ करती थी। मैं 5 बहनों का इकलौता भाई था। बड़ी मन्नतों के बाद मैं पैदा हुआ था। बहनों की तो मैं जान था। यहाँ कोई फरमाइश अपनी तोतली ज़ुबान में की, वहाँ वो बेचारियाँ मेरी ख्वाहिश की तकमील में जुट जाती। उन बेचारियों को तो अपना आप भूल जाता और मेरी फ़िक्र पड़ जाती कि बस किसी तरह छोटे की नन्ही मुन्नी ख्वाहिशें पूरी कर दें। मेरी तबीयत में बेहिस्सी पैदा होती जा रही थी। मैं अब ऐसा दरख्त बनने लगा जिसमें ना कोई फूल था ना फल, बस कांटे ही कांटे थे, जिसमें हर किसी के लिए तकलीफ थी। नहीं खानी मुझे रोज़ रोज़ दाल, मैं गोश्त के लिए भूख हड़ताल कर देता। मुझे नहीं पीना ये गंदा सा लाल शरबत। मैं आला मशरूबात के इश्तिहार जगह जगह देखता तो खुद भी प्यासा रहता और घर वालों को भी तिगनी का नाच नचा देता। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मेरे नखरे भी बढ़ते जा रहे थे। अगर मेरा मुतालबा पूरा हो जाता तो ठीक, वरना मैं खुद अजियती में इस हद तक चला जाता कि खुद को कमरे में बंद कर देता। कई कई दिन भूखा रहता, अपने आप को ज़ख्मी करता, ब्लेड या तेज़ धार छुरी से खुद को अजियत देता और माँ बहनों को दुख पहुँचाता। उनकी आंखों में आंसू देखकर भी मुझे रहम नहीं आता था। जब तक छोटा था अब्बू ने मेरे चोंचले और नाज नखरे बर्दाश्त किए, लेकिन जब बड़ा हुआ तो मेरी आदत तौर तरीक़ों पर एतराज़ होने लगा। वो हर बात पर मुझे टोकते, मेरी हर गलत हरकत और बुरी आदत पर मेरा सख्ती से एहतसाब लिया जाता। मैं कितना वक्त तालीम में और कितना आवारा गर्दियों में लगाता हूँ, इसका मुहासबा कड़े अंदाज में किया जाता तो मेरा दिमाग गुस्से में खोलने लगता। वैसे भी हम बेटे बड़े खबीस फितरत के मालिक होते हैं, एहसान फरामोश, खुद सर खुद गर्ज और अपनी ही ज़ात के पुजारी। जब तक हमारी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ होता रहे, हमारी ख्वाहिशात पूरी होती रहें, उस वक्त तक हमारा दिमाग ठीक रहता है। और जैसे ही माँ बाप ने हुक्म अदूली की, हम वहीं उनके बाप बन जाते हैं। उन्हें आंखें दिखाने लगते हैं कि जैसे हम उनसे नहीं बल्कि वो हमसे मांग कर खाते हैं। हम उनके मोहताज नहीं बल्कि वो हमारे मोहताज हैं। हम उनके बुढ़ापे का सहारा हैं, इसलिए वो हमारे सामने दब कर रहें और अपनी खैर मनाएं। जबकि असल में तो हम बेटे वो दीमक ज़दा लकड़ी होते हैं जो ना अपने किसी काम की और ना ही दूसरों के किसी काम आ सके। मगर फिर भी हमें अपने मर्द होने पर गरूर होता है। अकलौते होने का एहसास और घमंड तो हमारा जहनी तवाज़न ही उल्टा देता है कि अपने बूढ़े माँ बाप को अपनी बातों से ये एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी इस मुख्तसर सी सल्तनत के होने वाले वारिस और वली अहद हैं। तुम्हारा मुस्तकबिल और बुढ़ापा हमारा मोहताज है, इसलिए हमारी सेवा दिल खोल कर की जाए। अब्बा मुझे खरी खरी सुनाते तो मेरा दिल दिमाग पागल हो जाता कि मैं तो इनकी जान ही ले लूं और अपने रास्ते का पत्थर हटा दूं और फिर दिल खोल कर मनमानी करूं, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करूं, माँ बहनों पर जी भर कर हुक्मरानी करूं। लेकिन ये महज एक ख्वाब था जिसकी ताबीर कुछ ना थी। जवानी के नशे में चूर मुझ बदबख्त को ये भी अंदाज़ा न था कि साया पिदर कितनी बड़ी नेमत होती है। मैंने 3rd डिवीज़न में रो धो के FA कर लिया।
वैसे भी तालीम में मेरी दिलचस्पी का जो आलम था ऐसा ही रिजल्ट आना था। बजाय कि मैं नातिम होता, मेरी तो अकड़ का ये आलम था कि सीना फुलाकर फिरने लगा कि दुनिया वालों कान खोलकर सुन लो, मैंने FA पास कर लिया है। घर वाले चाहते थे कि मैं ग्रेजुएशन तो कम से कम करता ताकि किसी माकूल मुलाजमत का हकदार बन सकता, मगर मुझे इसकी कोई तमन्ना नहीं थी। और वैसे भी मेरी तमन्ना के होने या ना होने से फ़र्क भी क्या पड़ता था। इतने घटिया नंबरों पर मुझे ग्रेजुएट कॉलेज में दाखिला मिलना ही कहाँ था। अब्बू की कोशिशों से मैं उनके साथ फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया। कुछ तनख्वाह भी पुरकशिश थी और माहौल भी आरामदेह था। मैं जो भी कमाता घर वालों को कुछ ना देता, बल्कि सब कुछ अयाशियों में उड़ा दिया। अब्बू अक्सर अम्मी से झगड़ते, अब तो तुम्हारा बेटा भी कमाने लगा है, इससे खर्चे के पैसे लेना तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का हक है। लफ्ज़ हक सुनकर मेरा दिमाग किसी बिफरे भेड़िए जैसा होने लगता। मुझ जैसे मतलबी बेटों की बड़ी घटिया सोच होती है। हक का लफ्ज़ सिर्फ अपने लिए अच्छा लगता है। किस चक्कर में आप लोगों का खर्चा लगाऊं? आप सब अब्बू की जिम्मेदारी हैं, मेरी नहीं। अगर अब्बू से इतनी बेटियों का बोझ नहीं बर्दाश्त होता तो सोच समझ कर पैदा करनी थी ना। बदजुबानी और बदलिहाजी की आखिरी हदों को छूता हुआ मैं हर एहसास से आरी हो जाता। मैं भूल जाता कि मैं इतनी बकवास अपने बाप के बारे में कर रहा हूँ, उस बाप के बारे में जिसने 20 साल सिर्फ मुझ पर खर्च ही खर्च किया है बगैर किसी मुतालबे के। और ये जहर मैं उन बहनों के बारे में निकाल रहा हूँ जो मुझ खुद गर्ज की फरमाइशों को पूरा करने के लिए रात भर बैठकर सिलाई करती और मेरे लिए पैसे जोड़ती थीं, और सिले में कुछ मांगती भी नहीं थी। मेरी कोरी करारी बातों पर माँ बहनें तो चुप साध लेती, मगर अब्बू बिल्कुल मेरा लिहाज ना करते। किसने कहा था इतनी फौज बढ़ाने को? एक रोज़ में ऐसे गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हुए चिल्ला रहा था कि अब्बू की बर्दाश्त जवाब दे गई। उन्होंने डंडा पकड़ा और धोबी के कत्ते की तरह मुझे पीट डाला। बीच में कोई मुझे बचाने आता तो अब्बू उसको भी धकेल देते। शायद मेरी नाफरमानियाँ बचपन से सहकर अब वो थक चुके थे। उस दिन वो शायद मुझे घर से बाहर निकाल देते अगर माँ अपनी ममता का वास्ता देकर उनके पैरों में ना गिर जाती। ये मार मैंने उस वक्त तो बर्दाश्त कर ली, मगर दिल में इस बात को भुला ना सका। मेरे दिल में अपने बाप के लिए इंतकाम का ज्वालामुखी भड़क उठा। दिल चाहता था कि अपने बाप को भी ऐसी मार मारूं। हाथ से तो मैं ऐसा ना कर सका, मगर मेरी एक हरकत उनके लिए दर्दनाक मार ही साबित हुई। अपने खर्चों को पूरा करने और अयाशियों में उड़ाने के लिए मैंने फैक्ट्री में हेर फेर शुरू कर दी। मैंने 2-3 लड़कों के साथ मिलकर गबन का प्लान बनाया और अच्छी खासी रकम फैक्ट्री के अकाउंट से ऐसी निकलवाई कि सारा इल्ज़ाम अब्बू के सर आ गया। वो जो सारी ज़िंदगी ईमानदारी से काम करते रहे थे, उन पर फ्रॉड का केस बन गया। पूरी फैक्ट्री उन पर थू थू कर रही थी। मैंने ये सब कुछ इस होशियारी से किया कि किसी को भी मुझ पर शक ना हो सका। जहां अब्बू के साइन की ज़रूरत पड़ी, वहां भी मैंने कमाल महारत से ये फरीज़ा सरअंजाम दिया कि कोई असल चोर को न पकड़ सका। हर नज़र में अब्बू के लिए नफ़रत थी। जनाब, आपका बेटा ये हरकत करता तो वजह समझ में आती है कि जवानी में इंसान से ऐसी गलतियां सरजद हो जाया करती हैं, मगर आपने इस उम्र में ऐसा किया। मैं दिल खोल कर कह के लगाता। अब्बू का झुका हुआ सर मेरे दिल को सुकून दे रहा था। अब्बू अपनी सफाई में कुछ न कह सके, हर बात उनके खिलाफ थी। फैक्ट्री वाले तो अब्बू पर केस बनवाने वाले थे, मगर मौत ने ये नौबत ही ना आने दी। अब्बू को टेंशन से दिल का दौरा पड़ा और अपना केस अल्लाह के हवाले करके वो मनो मट्टी तले चले गए। मुझे सारे किस्से का कोई दुख ना था। माँ और बहनों का रो रो कर बुरा हाल था, मगर मेरी आंख में एक आंसू न था। मैंने अब्बू से उस रोज़ की मार का बदला ले लिया था। जो गलती उन्होंने मन्नतों मुरादों से मुझे मांग कर की थी ना, उसकी ये सज़ा तो बनती थी कि उनकी ज़िंदगी छीन ली जाती। मैं अपने बाप का कातिल था, मगर मुझे अपने किसी फेल पर कोई अफसोस ना था। मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। गबन की हुई रकम को मैंने दोनों हाथों से उड़ाया। शराब नोशी करना, हुस्न शबाब के मज़े लूटना मेरे महबूब मशगले बन गए थे। इसी दौरान अम्मी बहनों की शादी के लिए मुझसे कुछ रकम मांगती तो मेरी हालत ख़जाने पर कुंडली मारकर बैठे अजदहे जैसी हो जाती, जो ख़जाने को हाथ लगाने वाले को डसकर काला पीला करके मौत के घाट उतार देता है। कभी कोई बहन मेरी खुद गर्जी और बेहिसी पर मुझे आईना दिखाती तो मैं बग़ैर किसी लिहाज के उन्हें बुरी तरह से मारता कि अगली बार वो मेरे मुंह लगने से पनाह मांगती। वो मार जो मैं अपने बाप की बर्दाश्त न कर पाया था, जिसने मुझे जहरीला नाग बना दिया था, मैं पूरे इस्तेहकाक के साथ अपनी बहनों को आराम से मार लिया करता था और किसी में जुर्रत न थी कि मेरा हाथ रोक सकता।
अम्मी ने कर्जे मांग कर 3 बेटियों का फर्ज अदा किया, मगर मुझे ज़रा हया ना आई। मैंने एक फूटी कोड़ी भी ना दी, क्योंकि मेरा ज़मीर मुर्दा हो चुका था। अपनी बेटियों की शादी करना आप ही का फ़र्ज़ बनता है अम्मी। अगर ये सब मेरी औलाद होती तो तब मैं इनकी फ़िक्र करता ना। अम्मी मेरे जवाब पर दुखी होकर मुझे कोसने लगती। वसीम, तुझे अल्लाह पूछेगा। वो उठते बैठते मुझे कोसती, मगर मैं ज़रा ना डरता। मुझे उनकी बद्दुआ से कोई खौफ ना आता था, ना ही अपने रब के कहर से। हराम मेरे मुंह को लग चुका था। औरत मेरी कमज़ोरी बनी तो हरामकारी मेरी आदत सानिया बन गई। अपने इन सब तमाशों को पूरा करने के लिए फैक्ट्री वालों को मैं दोनों हाथों से लूट रहा था। अब मैं इस काम में इतना ताक हो चुका था कि किसी को मुझ पर शक ना होता था। लूटी हुई रकम अपनी अयाशियों पर मैं उड़ाता। सीनियर्स की इज्जत ना करना, जूनियर्स पर ख्वामख्वाह का रोब डालना, बदअखलाकी करना, झूठ बोलना, फैक्ट्री में सभी मेरी बदअखलाकी से तंग थे। मगर मुझे तो अपने खूनी रिश्तों की परवाह नहीं थी, गैरों की भला क्या करता। घर वाले अपनी ज़रूरतों के लिए सदा तरसते रहे, मगर मुझे रहम ना आया। फैक्ट्री वालों के लाखों रुपयों पर हाथ साफ करके मैंने नए मॉडल की शानदार बाइक खरीद ली। बाइक खरीदने पर मुझे वो शौक भी हो गया जो मेरी उम्र के हर आवारागर्द लड़के को हो जाता है, वन व्हीलिंग का शौक। जान हथेली पर रखकर बाइक चलाकर राहगीरों की नज़र से तौसीफ हासिल करने का जुनून। मैं शहर की कुशादा सड़कों पर दीवानों की तरह नित नए तरीकों से बाइक चलाता, उल्टे सीधे करतब दिखाकर खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता। एक लम्हे के लिए भी ना सोचता कि ज़रा सी भी एहतियाती मुझे उम्र भर के लिए माजूर कर सकती है, मेरी जान जा सकती है। मगर वन व्हीलिंग करने वाला कोई आवारा छिछोरा ये बातें सोचता ही कब है। अगर माँ बहनें इस खतरनाक खेल की नोयत समझाने की मुझे कोशिश करती तो मैं कहता, ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। अब इसको भी इंजॉय ना करूं तो क्या अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दूं? खुद को तरसा कर वक्त से पहले कब्र में जाकर लेट जाऊं? दिन ब दिन मेरे ठाट बाट बढ़ने लगे तो मेरे कोलीग, जिनमें से अक्सर निहायत ईमानदार थे, उनको मेरी हरकत मशकूक लगने लगी। 10-12 हज़ार की तनख्वाह में मेरी इस दर्जे की शानो शौकत उन्हें खटकने लगी तो उन्होंने मुझ पर खुफिया नज़र रखना शुरू कर दी। मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि मेरी इंक्वायरी निहायत खामोशी और राजदारी से शुरू हो चुकी है। यह कुदरत का निज़ाम है, जब इंसान की शामत का वक्त करीब आ जाता है तो उसकी आंखों पर स्याह पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो कुछ देख ना सके। उसके कानों में सीसा डाल दिया जाता है कि वो कुछ सुन ना सके। इस दौरान अम्मी बीमार हो गई। जाहिर है ऐसी माएँ बीमार ही हो जाती हैं जिनकी बेहिस और मुर्दा ज़मीर औलाद अपनी अयाशियों में मगन अपनी ज़ात पर कमाई दोनों हाथों से लुटा रही हो। मेरी बेहिसी देखते हुए मेरी बड़ी शादीशुदा बहन मुझसे बुरी तरह लड़ पड़ी। उसने मुझे मेरी बेहिसी और संगदिली आईने में दिखाई तो किसी जंगली खूनी बकरे की तरह पागल हो गया और टक्कर मार कर उस आईने को ही चकनाचूर कर दिया। अम्मी, ऐसी औलाद के लिए आप मज़ारों पर चिराग जलाकर मन्नतें माना करती थीं। ऐसी संगदिल और नाफरमान औलाद से तो बेहतर था कि आपका कोई बेटा ही ना होता और ना ही हमारा कोई भाई। ऐसी बदकार औलाद जो सिर्फ जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। मेरी बहन ने जो कुछ कहा था 100% सच था, मगर सच किस तरह बर्दाश्त होता है। मुझे भी सच किसी ज़ोरदार थप्पड़ की तरह लगा तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने अपनी बड़ी बहन को बेदर्दी से पीट डाला, और वो भी इस भयानक तरीके से कि वो लहू लहान हो गई। उसको अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा तो उस पर काफ़ी खर्चा आया। अम्मी ने मेरे आगे हाथ जोड़े कि कुछ पैसे दे दूं। कितनी मजबूर थी ना वो माँ जो अपनी ज़ख्मी बेटी के इलाज के लिए पैसे उस शख्स से मांग रही थी जिसने उसे इस हाल पर पहुंचाया था। वसीम, तुझे अल्लाह का वास्ता है, रहम कर अपनी बहन पर, वो मर जाएगी। वो बदनसीब माँ मेरे सामने हाथ जोड़कर बिलक बिलक कर रोती रही, मगर मेरे दिल के पत्थर में ये आंसू सुराख न कर सके। और फिर वो मर गई, जख्मों की ताब ना लाते हुए सचमुच मर गई। मेरी वो बहन जो मुझे हाथों से नवाले बनाकर खिलाती थी, मैंने उसे मार दिया। मेरी वो बहन जो मेरे नखरे उठाती थी और मेरी वजह से अब्बू से डांट खाती थी, मैंने उसे मार दिया। अब्बू के बाद मैंने अपने घर के एक और फर्द की जान ले ली, मगर मुझे इसका ज़रा बराबर भी अफसोस न था। पुलिस तफ्तीश करने आई कि मौत तिबी है या फिर कोई इंसान जिम्मेदार है, तो उस वक्त भी मेरी माँ ने मुझे पुलिस की तफ्तीश से बचा लिया, क्योंकि वो एक औलाद खो चुकी थी, दूसरी खोने का उसमें हौसला नहीं था। माँ ने मुझे तफ्तीश से बचाने के लिए अपनी सहेली के यहाँ दूसरे शहर भिजवा दिया। इस दौरान मुझे खबर मिली कि फैक्ट्री मालकान को मेरे खिलाफ गबन के बहुत से सबूत मिल चुके हैं और वो मुझे तलाश कर रहे हैं।
ایسے حالات میں میرا روپوش ہونا ہی بہتر تھا۔ جاتے ہوئے بھی میں اچھی خاصی رقم 15-20 لاکھ پر ہاتھ صاف کر چکا تھا۔ کچھ عرصے پولیس میری تلاش میں رہی اور پھر ٹھنڈی پڑ گئی۔ ایک کے بعد ایک صدمے نے امی کو دل کا مریض بنایا تو میری غیر شادی شدہ بہن نے مجھے مدد کے لیے پکارا۔ میرے پاس پیسے علاج کے لیے تھے مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ پتا بھی ہے آج کل بے روزگار ہوں، کہاں سے علاج کے پیسے دوں؟ وہ میرا انکار سن کر خوب چیخی چلائی روئی دھوئی۔ موت تو ایک دن سب کو آنی ہے نا، چاہے علاج کراؤ یا نہ کراؤ، کون سا علاج معالجے سے ہم امی کو بچا لیں گے؟ ہاں اگر آپ کو اتنا ہی درد ہے آپ بھی تو خود کمانا شروع کر دو نا۔ وہ میری خبیث سوچ اور غلیظ ذہنیت سمجھ نہ سکی۔ کیا مطلب؟ کیسے کماؤں؟ مطلب یہ کہ آپ جیسی خوبصورت لڑکی اگر کال گر بن جائے تو راتوں رات لاکھوں کما سکتی ہے۔ کروائیں اپنے حسن کو کیش اور پوری سخاوت کے ساتھ امی کے علاج پر پیسہ خرچ کریں۔ انتہا تھی یہ ایک بیٹے کی بے حسی کی، بھائی کی بے غیرتی کی، مگر میں وہ انتہا چھو گیا تھا۔ میں اس لمحے انسان نہیں جانور بن چکا تھا، اور جانور بھی وہ جو سب جانوروں میں بے حیا اور بے شرم سمجھا جاتا ہے۔ میں خنزیر بن گیا جو اپنی جوان بہن کو خود کال گر بننے کا مفت مشورہ دے رہا تھا۔ مناسب علاج نہ ملنے کی وجہ سے امی بھی دنیا سے چلی گئیں۔ مجھے نہ افسوس کہ اژدہے نے ڈسا اور نہ ہی پچھتاوے کہ بچھوؤں نے ڈنگ مارے کہ میں ان کی میت کو کندھا دینے ہی چلا جاتا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں گیا تو پولیس مجھے دھر لے گی۔ مجھے روح پوش ہوئے سال گزر گیا۔ میں اس قید سے اب عاجز آ چکا تھا۔ میں ایک بار پھر کھلی فضا میں سانس لینا چاہتا تھا۔ دسمبر کی آخری دم توڑتی شامیں میرے اندر پھر سے جینے کی امنگیں پیدا کر رہی تھیں۔ میں نئے سال کی ابتدا شاندار طریقے سے کرنے کا خواہش مند تھا۔ میرے ذہن میں مستقبل کے حوالے سے کئی پلان تھے کہ غبن کے پیسوں سے ذاتی کاروبار شروع کر لوں گا، زندگی میں پھر سے مزے ہی مزے آ جائیں گے۔ مگر اس سے پہلے میں دوستوں کے ساتھ شاندار یادگار انداز میں نیو ایئر نائٹ منانا چاہتا تھا۔ یک بستہ دسمبر کی آخری راتوں میں دوستوں کے ہمراہ شہر کے کشادہ سڑکوں پر ہم جنونی انداز میں بائک دوڑا رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی بارش نے سڑکوں کی پھسلن میں اضافہ کر دیا تھا۔ ہم حلق سے بے ہنگم کہکے اور بھیڈنگی آوازیں نکال کر اپنے جوش و جذبے کا اظہار کر رہے تھے۔ ہیپی نیو ایئر! اور پھر زوردار چیخیں سڑکوں کی رونق بڑھانے لگیں۔ ایک دو جگہ ہم سب دوستوں نے ٹریفک کے اصولوں کو بھی توڑا۔ اتنے دنوں بعد قید خانے سے کھلی فضا میں آیا تھا، میری تو خوشی بے قابو ہوئی جا رہی تھی۔ خوشی جب اوور ڈرنکنگ کی طرح دماغ کو چڑھی تو پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہوئے اپنا جنون اور شوق ون ویلنگ پھر سے جاگ اٹھا۔ میں نے جوشیلے انداز میں بائک کا اگلا ٹائر تھوڑا سا اٹھایا تو میری دیکھا دیکھی میرے دوستوں نے بھی میری تقلید کی۔ بعض راہگیروں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، بعض ناگواری سے گھور رہے تھے۔ لڑکیوں کے نشیلے نینوں میں ہمارے لیے توصیف نظر آئی تو بے خودی بڑھنے لگی۔ اب میں بائک کو نئے نئے طریقوں سے چلانے لگا، کبھی اٹھاتے ہوئے کبھی موڑتے ہوئے کرتب دکھانے لگا۔ یار وسیم ذرا سنبھل کر، سڑکوں پر پھسلن بہت ہے، اب بس کر دے۔ میرے دوستوں نے میرا جنون دیکھ کر مجھے وارن کیا۔ اوئے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اپنے بھائی کو؟ ون ویلنگ کا چیمپئن ہوں میں نے شیخی بھگارتے ہوئے مزید کرتب دکھانے شروع کیے۔ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اگلا قدم اگلا پل اسے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ میں نے جوش میں اگلا ٹائر اتنا زیادہ اٹھا لیا کہ زمین کے بہت قریب ہی تھا۔ ہیرو ہیرو! کچھ منچلوں کی آوازوں نے میرے جوش کو آگ لگائی تو جنون کے شعلے پوری شدت سے بھڑکنے لگے۔ بالکل ایسے ہی شعلے میری بائک کے پچھلے ٹائر سے بھی نکلے، جو مجھے تو نہ دکھائی دیے مگر میرے دوستوں کی چیخو پکار بلند ہوئی۔ وسیم بائک روک دے ورنہ مرے گا تو! میرا دوست چلایا۔ انسان کی جب شامت سر پر پہنچ جاتی ہے تو پھر کان آنکھ سب بند کر دیے جاتے ہیں۔ گڑ گڑ کی زوردار آواز کے ساتھ میری بائک کے پچھلے ٹائر میں سے شعلے بلند ہوئے تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ نے میرا کنٹرول بائک پر سے ختم کیا تو طوفانی کنٹرول کے ساتھ میری بائک سڑک پر گر کر رگڑتی چلی گئی، اور ساتھ ہی میں بھی بہت بری طرح زمین پر رگڑ کھاتا ہوا گرتا چلا گیا۔ میرا وجود فٹ پاتھ کے ساتھ فٹ بال کی طرح ٹکرایا اور میرے کانوں نے دھماکے کے ساتھ بائک کے پرخچے اڑنے کی آواز سنی۔ میرے حواس مختل ہوئے تو دماغ بالکل سن ہو گیا۔ ابھی پہلی قیامت صغریٰ ہی ٹوٹی تھی کہ دوسری قیامت بھی ٹوٹ پڑی۔ آئل ٹینکر میری ٹانگوں کو کچلتا ہوا تیزی سے نکل گیا اور پھر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ فرعون کی فرعونیت کا انجام ہو گیا تھا۔
वन व्हीलिंग के शौक ने मुझे उम्र भर की माजूरी दे दी थी। मेरी कमर के मोहरे टूटे और ऑयल टैंकर ने मेरी टांगों से भी मुझे महरूम कर डाला। मेरा बायां बाजू भी टूट गया। बस अगर कुछ सलामत रहा तो मेरी आंखें, मेरा दिमाग और मेरा दायां हाथ। कुदरत ने मुझे इबरत का नमूना बना डाला था। लोगों को खुद पर रहम खाता हुआ देखता हूँ, हालांकि मैं रहम के काबिल नहीं हूँ। मैं अपनी आंखों से अपनी बेबसी देखता हूँ। कुदरत ने मेरा हाथ सलामत रखा ताकि मैं अपने हाथ से अपना जुर्म लिखूं और लोगों तक पहुंचाऊं। मेरा दिमाग सलामत रखा ताकि मैं पछतावों के दर्दनाक अजाब से गुजरूं। अपनी गलतियों और गुनाहों को फरामोश करके मैं जो एक नए साल, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने चला था, मुझे इल्म भी नहीं था कि अब मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम लिख दिया गया है। मैं दुनिया वालों की नज़र में तो ज़िंदा रहूँगा, मगर मेरे अंदर मौत वाक़ हो चुकी है। अपने इतने प्यारे और मुखलिस रिश्तों के साथ जो जुल्म और बेहिसी करके मुझ जैसे नौजवान अगर खुशियों की तमन्ना करते हैं तो वो महज खुद को धोखा देते हैं। हम खुशियों के आगाज़ का प्लान करते रह जाते हैं और तकदीर हमारे नसीब में दुखों का आगाज़ लिख देती है, और फिर कोई आने वाला साल ना ही नया होता है और ना ही खुशियों भरा।